नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर किरण लता डंगवाल, शिक्षा शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपसे चर्चा का विषय रहेगा अधिगम के आयाम के रूप में पर्यावरण। जब हम अधिगम की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी विशेष बातें मस्तिष्क में आने लगती हैं। यानी कोई भी चीज़ को जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि अधिगम होता क्या है। जब हम अधिगम की बात करते हैं तो बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के पश्चात वो प्रतिदिन कुछ नए नए अनुभव करता है और धीरे धीरे इन्हीं अनुभवों के आधार पर उसके व्यवहार में परिमार्जन आता है, परिवर्तन आता है। जिस बालक में सीखने की जितनी ललक होती है उसके जीवन में का उतना ही विकास होता है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि बच्चों को प्रेरित किया जाए सीखने के लिए। बच्चों में एक उत्साहवर्धन किया जाए कि कैसे उन चीज़ों को वो सीखें। अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें अधिगम की प्रक्रिया को तो हम कह सकते हैं कि अधिगम एक मनोवैज्ञानिक और मानसिक प्रक्रिया है जो कि जीवन भर चलती है और बालक को परिपक्वता की ओर लेके जाती है। अपने अनुभवों और प्रशिक्षणों से वो बालक लाभ उठाता है और अपने स्वाभाविक व्यवहार या अनुभूति में प्रगतिशील परिवर्तन और परिमार्जन करता जाता है। बालक अपने आप को अपने परिवेश, अपने वातावरण, अपने पर्यावरण में समायोजित करने का प्रयास करता है क्योंकि उसको प्रतिदिन नए नए पर्यावरण मिल सकते हैं, नई नई जगह जा सकता है। इसलिए वो धीरे धीरे क्या करता है, सीखते सीखते चीज़ों को अपने पर्यावरण से स्वयं को समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास भी करता है और इसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। यानी कि अगर हम संक्षेप में देखें इसको कि अधिगम क्या है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम इन्हीं परिवर्तन या परिवर्तित या परिवर्तन अनुभवों के द्वारा जो प्राप्त होता है वो अधिगम कहलाता है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। बालक अनेक क्रियाएं और उपक्रियाएं करता है। जब हम अभी तक हमने अधिगम की बात की कि अधिगम क्या होता है, लेकिन जब ये अधिगम होता है तो एक प्रक्रिया के तहत होता है क्योंकि ये एक मानसिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को करने के लिए बच्चा प्रतिदिन कुछ न कुछ क्रियाएं और उपक्रियाएं करता है और इन्हीं उपक्रियाएं और प्रक्रियाओं का जो परिणाम होता है उसके द्वारा बच्चा सीखता है। इसके बाद जो भी स्थिति में बच्चे को रखा जाए या जिस भी स्थान पे बच्चा रहता है उसके प्रति जो सक्रिय प्रतिक्रिया वो करता है वो सीखना कहलाता है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है कि बालक का सीखना उसके अधिगम वातावरण पर भी निर्भर करता है। यानी वो जिस प्रकार के परिवेश में रहता है, जिस प्रकार का उसका वातावरण है, वो बहुत कुछ उसके अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि विद्यार्थी के लिए, बालक के लिए एक अनुकूल वातावरण सृजित किया जाए जिससे उसका अधिगम बहुत अच्छा हो सके। अधिगम वातावरण जितना प्रभावशाली होगा उतना ही प्रभावी बालक का अधिगम भी होता है। जो अगर हम सीखने के आयामों की बात करें तो सीखने के आयाम वे होते हैं जो सीखने को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे को अगर आप प्रेरित करिए तो बच्चा उस चीज़ को सीखने के लिए बहुत उसमें एक उत्साह जगता है, वो सीखने का प्रयास करता है, उसमें तत्परता होनी चाहिए। तो ये सभी आयाम है, यानी कि सीखने के लिए कि जो हमारी प्रक्रिया है उसको किसी न किसी रूप में जब जो प्रभावित करते हैं वो हमारे सीखने के आयाम होते हैं। इन आयामों के अंतर्गत बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, पर्यावरण, सामाजिक और शिक्षक का व्यक्तित्व, ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी आयाम हैं जो कि बच्चे के जो अधिगम होता है उसको प्रभावित करते हैं। तो आज क्योंकि हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा वातावरण होता है, जो पर्यावरण होता है,
वो एक आयाम के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है बच्चे के अधिगम में, यानी बच्चे के सीखने में। तो ये जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, वो भी एक आयाम है सीखने का। तो आज इसी के ऊपर हम आपसे वार्तालाप करेंगे। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ ना कुछ प्रतिदिन उसको अनुभव होते जाते हैं और वो सीखता जाता है और जीवन भर वो सीखता ही जाता है। भारतीय संदर्भ में अगर हम इसको देखें तो ये अधिगम जन्म से पूर्व भी होता है। जैसे कि आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी कि उसने चक्रव्यूह को भेदने की शिक्षा माँ के गर्भ से ली थी। तो यानी जो सीखने की प्रक्रिया है वो जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। अब जब हम पर्यावरण के संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो पर्यावरण शिक्षण और सीखने दोनों को प्रभावित करता है। पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि बच्चे को अधिगम करवाने में, कि बच्चा सीखता कैसा है, किस सीमा तक सीख सकता है, कैसे सीखता है। जो हमारा परिवेश होता है, जो पर्यावरण होता है, वो हर तरह से बच्चे के सीखने को, अधिगम को प्रभावित करता है। जो बालक का व्यवहार होता है, बालक जो भी व्यवहार करता है, वो उसके चारों ओर क्या हो रहा है, वो ऐसा नहीं है कि जो एक दिन हो गया उसी के संदर्भ में वो सीखेगा, नहीं। जो कुछ प्रतिदिन उस बच्चे के चारों ओर होता है, इसी के संदर्भ में बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आता है। और जो ये परिवर्तन होता है, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण कार्य करने और कैसे कार्य को करने के बारे में बच्चे को संकेत देता है। वो बार बार बताता है कि कैसे इस कार्य को किया जाए, कैसे इस कार्य को वो, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि बच्चे को अगर आप अपने आंगन में छोड़ देते, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो स्वयं बहुत सारी चीज़ों को छू के, कि अगर कोई चीज़ को छूने से उसको, अगर उसने गुलाब का पौधा देखा, उसने उसको छुआ तो उसका जो कांटा अगर उसको चुभ जाता है तो वो अनुभव करता है कि अगर हम इसको भविष्य में कभी भी छुएंगे तो ये हमें पीड़ा देगा। तो ये क्या होता है कि जो भी कार्य करने और कैसे कार्य को करने के बारे में बच्चे को जो संकेत देता है वो हमारा पर्यावरण ही बताता है। इसी प्रकार से बालक को नए व्यवहारों को सिखाने और जितनी भी उसमें नई नई चीज़ों का हम चाहते हैं कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आए, बच्चे सीखें, और उनके जो बच्चे में जो पहले से मौजूद व्यवहार होते हैं उनको किस प्रकार से वो उपयोग करें और कैसे उन तरीकों में संशोधन करें, ये भी पर्यावरण ही हमको सिखाता है। इसलिए बच्चे को बाल्यावस्था से ही बहुत सारे अनुभवों को देना और सिखाना अति आवश्यक होता है। तो अब हम जब पर्यावरण को एक अधिगम के रूप में देखें कि अधिगम किस प्रकार से अधिगम को प्रभावित करता है पर्यावरण, तो उससे पूर्व ये जानना आवश्यक है कि हमारे आसपास का वातावरण किस किस तरह का होता है, कैसा कैसा पर्यावरण हमारे आसपास है। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक पर्यावरण की। भौतिक पर्यावरण यानी जो कुछ प्रकृति ने हमको दिया है, जो कुछ हमारे आसपास है, यानी कि ये जल, हवा, वायु, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे भौतिक पर्यावरण होता है। जो कुछ भी रोशनी हमें सूरज से मिल रही है, जो पवन बह रही है, जो जल स्रोत हैं, नदी का बहना, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से दूसरा होता है हमारा जैव पर्यावरण। जैव पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो ये वो है जो कि जितनी भी फल, फूल, पेड़, पौधे हमारे आसपास हैं, जितनी भी चीज़ें, पशु पक्षी, ये सारी चीज़ें हमारे जैव पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं और ये किसी न किसी रूप में बच्चे को प्रभावित भी करती हैं। तीसरा पर्यावरण होता है सांस्कृतिक पर्यावरण, या इसको हम कह सकते हैं मानवीय पर्यावरण, यानी मानव निर्मित पर्यावरण। किस प्रकार से मनुष्य ने अपने लिए एक पर्यावरण सृजित किया रहता है, किस तरह से संस्कृति, उसके रीति रिवाज, उसका रहन सहन, उसके
जो तीज त्योहार है, ये सब चीज़ों का प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चे के अधिगम पर पड़ता है। तो ये परिवेश भी बच्चे के अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो अब आइए, जब हम प्राकृतिक परिवेश, ये तीनों परिवेशों की हमने बात की, तो अब बात करते हैं कि प्राकृतिक परिवेश आखिर इसमें क्या क्या चीज़, जैसे कि इसमें हम बात करते हैं कि इसमें जलवायु हो गया, जो हमारा वायुमंडल है, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास दिखाई देती हैं, ये अधिगम को किस तरह से प्रभावित करती हैं। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे जहाँ पे कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही उच्च तापमान होता है, वहाँ पे जो कि बहुत असहनीय हो सकता है, तो वहाँ पे जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है, जो अधिगम होता है बच्चे का, वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना कि एक सामान्य तापमान में होता है। इसी प्रकार से कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, कुछ स्थान है जहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। तो ये जो प्राकृतिक परिवेश है, ये कहीं ना कहीं बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर लंबे समय तक रहती है, ये बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती है। जैसे कि आपने देखा कि जो गर्म क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वहाँ पे उनकी बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, अच्छी होती हैं, उनमें मानसिक क्षमता अच्छी होती है। लेकिन अगर हम ध्यान दें कि अगर हम इसी को कक्षा के संदर्भ में लें, चाहे कैसा भी पर्यावरण हो, अगर बच्चा सुबह से पढ़ना प्रारंभ करता है और शाम तक आता है, तो शाम तक बच्चे की क्षमता कहीं ना कहीं घट जाती है। यानी जो परिवेश चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी अनुकूल क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने लगता है। यानी सुबह से पढ़ना अच्छा होता है, शैक्षिक पर्यावरण भी अच्छा रहता है, लेकिन शाम तक बच्चे की जो दक्षता होती है उसमें कमी आने लगती है। इसी प्रकार से जो हमारा सामाजिक परिवेश होता है, जैसे हमारा घर है, समुदाय है, हमारा पास पड़ोस है, हमारा पास का इलाका है, ये सारी चीज़ें भी किसी न किसी रूप में बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं। अब ये कैसे प्रभावित करती हैं? जैसे कि जहाँ बहुत बड़े परिवार होते हैं, वहाँ पे बच्चे का अधिगम, और जहाँ छोटे परिवार होते हैं, जैसे कि इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं कि संयुक्त परिवार में बहुत सारी चीज़ों के लिए बच्चे का अधिगम स्वतः हो जाता है। वो उस परिवार में जो बड़े भाई बहन हैं या जो अन्य सदस्य हैं परिवार के, उनको देख देख के बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है। लेकिन जो छोटे परिवार होते हैं, उसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ों को सीखने से वंचित रह जाता है। तो ये सारी, जैसे कि इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं कि सामंजस्य की भावना, समायोजन की भावना, आपस में चीज़ों को साझा करने की भावना, ये सब चीज़ें जो बड़े परिवार और छोटे परिवार के जो बच्चे होते हैं, उनके अधिगम में कहीं ना कहीं भिन्नता लाता है। इसी प्रकार से अगर किसी घर में वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, उसका जो पर्यावरण है, जो प्रकाश की व्यवस्था है, जो तापमान है, वो असुविधाजनक है, या उसके घर के आसपास हर समय रेडियो बजता है या टीवी बजता है या शोरगुल होता है, तो ये भी बच्चे के अधिगम को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो इसी प्रकार से जब हम पूरे सामाजिक परिवेश की बात करते हैं, तो छोटे छोटे जो कारक होते हैं वो बच्चे के परिवेश को प्रभावित करते हैं, और यही परिवेश बच्चे के अधिगम को भी प्रभावित करता है। इसी प्रकार से जब हम सामाजिक और भावनात्मक कारक को देखते हैं, तो जो बच्चे का पालन पोषण का तरीका होता है, वो भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। पालन पोषण का तरीका यानी कि बच्चे को यदि किसी परिवार में बहुत पीटा जाता है या बार बार दुत्कारा जाता है, तो उसके अधिगम पर कहीं ना कहीं ऋणात्मक प्रभाव लाता है। और जिस परिवार में बच्चे के लिए बहुत अच्छा पर्यावरण होता है, उसको खेल के द्वारा सीखने का मौका मिलता है, उसके घर में संगीत का माहौल होता है, बच्चे और माता पिता के बीच में एक बहुत अच्छी तारतम्यता होती है, तो बच्चे का अधिगम वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं और सामाजिक और भावनात्मक कारकों की बात करते हैं, तो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कहा भी गया है कि अनुशासन में रखना
अति आवश्यक होता है और 15 वर्ष की आयु के पश्चात हम उनके साथ एक मित्रवत व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व अनुशासन अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यही एक उम्र होती है जो कच्ची उम्र कहलाती है और उस समय बच्चे में हर चीज़ें का इस तरह से विकास हो रहा होता है जो कि उसके स्थायी जीवन जीने को प्रभावित करती है। परिवार में जिस तरह से, जैसे कि बच्चे की प्रशंसा करना, बच्चे को सजा देना, बच्चे को खेल खेलने देने की सुविधा देना, उसके आसपास अध्ययन की सुविधा का कैसा माहौल है, ये सारी चीज़ें बच्चे के अधिगम को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार से सांस्कृतिक और सामाजिक जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं, जो सांस्कृतिक मांग होती है, उसके अनुसार भी बच्चे का अधिगम होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप कोई बच्चा औद्योगिक संस्कृति में रहता है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे बच्चे के लिए बहुत सारे उद्योग से संबंधित या औद्योगिक परिस्थितियाँ उपलब्ध होती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे का मस्तिष्क विकसित होता है उन चीज़ों को एक यांत्रिक तरीके से, या यांत्रिक बुद्धि का और विकास हो जाता है, सीखने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से जो बच्चे गांव में रहते हैं, उनका समुदाय कृषि आधारित समुदाय है, तो उन बच्चों में उसी प्रकार की जो अधिगम की क्षमताएं हैं और अधिगम का जो एक पर्यावरण है वो बनता है और वो चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि हमारी जो पूरी कक्षा होती है, कक्षा का पर्यावरण कैसा होना चाहिए, क्योंकि कक्षा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चे के अधिगम में। अगर हम सारे पर्यावरण को एक तरफ रख दें और कक्षा के पर्यावरण को ध्यान में रखें, तो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाला वो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। वो क्यों है? क्योंकि बच्चा जो विद्यालय जाता है वो कम से कम 6 घंटे के लिए विद्यालय में रहता है, और जब वो विद्यालय में रहता है और उस विद्यालय में उसका जो भौतिक पर्यावरण है, जो सामाजिक पर्यावरण है, जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, वो अगर अनुकूल ना हो तो बच्चे के अधिगम को बहुत अधिक प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पे जो भौतिक पर्यावरण, यानी जो कक्षा में भौतिक चीज़ें हैं, यानी कि जो कक्षा का फर्नीचर, वो भी कहीं ना कहीं बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। अगर कक्षा का जो फर्नीचर है वो बच्चे के लिए सुविधाजनक नहीं है, आरामदायक नहीं है, तो 1 घंटे के पश्चात ही हो सकता है कि बच्चे के जो बैठने के जो तरीका है या उसको जो एक आराम की व्यवस्था मिलनी चाहिए जिससे अधिगम अच्छा हो सके, वो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आने लगती है। बच्चा अनईजी फील करने लगता है, बच्चा आरामदायक महसूस नहीं करता है, तो उसका न वो अच्छा लेख लिख पाता है, न अच्छी तरह से अपनी चीज़ों शब्दों की अभिव्यक्ति कर पाता है, न कक्षा में वो शिक्षक के साथ अच्छी प्रकार से संप्रेषण कर पाता है। क्योंकि जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो उनके संप्रेषण का जो तरीका होता है वो एक बहुत औपचारिक नहीं होता है। बच्चे के साथ इस अवस्था में, जो बाल्यकाल की जब हम भी बात करते हैं, जब प्रारंभिक अवस्था की बात करते हैं, तो वो एक बड़ा अनौपचारिक सा संप्रेषण होता है। तो जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं तो कक्षा में इस तरह का भौतिक पर्यावरण बहुत ही सुविधाजनक और आरामदायक होना चाहिए, जो कि बच्चों के अधिगम को बहुत अच्छा कर सके, उनको अधिक से अधिक चीज़ों का बढ़िया अधिगम करा सके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों की सक्रियता। अब कक्षा में बच्चे सक्रिय रहेंगे या इस तरह का पर्यावरण रहेगा तो बच्चों की सक्रियता बढ़ती है और उनका अधिगम भी उसी प्रकार से बढ़ता जाता है। अब बच्चे सक्रिय किस प्रकार से हों? कक्षा में जो कक्षा की शिक्षण विधियां हैं उससे भी हम कक्षा का परिवेश बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो ये उम्र होती है, जो बाल्यावस्था है, जो प्रारंभिक अवस्था है, उसमें हम बहुत अधिक अगर औपचारिक विधियों से पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हम बच्चे को बहुत अच्छा सिखा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सिखा सकते हैं? क्योंकि इस समय बच्चों में
जो बच्चों का मस्तिष्क होता है वो बहुत ज़्यादा केंद्रित नहीं हो सकता है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को खेल के द्वारा, बच्चे को संगीत के द्वारा, बच्चे को कला के द्वारा इस तरह की विधियों का प्रयोग करके बच्चे को सिखाने का, उसको अधिगम कराने का प्रयास हमें करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब भी हम एक शिक्षक के रूप में बात करते हैं तो बच्चों में सकारात्मकता का एक परिवेश जनित करना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चों को बचपन से ही ये सिखाना कि किसी भी चीज़ के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उसके जीवन को सफल बनाती है। तो इसके लिए बच्चों को छोटे छोटे उदाहरण देना, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाना। जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं वो बच्चे के मस्तिष्क में बहुत ही प्रभाव डालती हैं और ये कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बच्चे को जीवन भर याद रहती हैं। इसलिए अच्छी अच्छी कहानियों का उदाहरण देना, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे कि एक बार छोटे छोटे जो मेंढक थे एक जंगल से गुजर रहे थे, तो उनमें से कुछ मेंढक उसमें गिर गए, गड्ढे में गिर गए और गड्ढे में गिरने के बाद बाहर से बाकी जो मेंढक थे वो आवाज़ देने लगे और कहने लगे, ओ अब तो तुम लोग बाहर नहीं आ सकते हो, अब तो तुम लोग मरे के समान हो गए हो, अब क्या करोगे। लेकिन फिर भी जो उस गड्ढे के अंदर मेंढक गिरे थे वो प्रयास करते रहे, लेकिन फिर भी बाहर से नकारात्मक शब्दों को सुनकर एक मेंढक उसमें मर जाता है। उस मेंढक को देखकर दूसरा मेंढक भी मर जाता है, लेकिन एक मेंढक होता है, तीसरा भी मर जाता है, लेकिन जो चौथा मेंढक होता है वो प्रयास करता है और अंत में वो जंप करके बाहर आ जाता है। तब बच्चों को ये शिक्षा आप दीजिए कि कैसे उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण था कि जिसके द्वारा वो बाहर आ गया। यानी कि वो जो मेंढक था जैसे ही वो बाहर आया तो अन्य मेंढकों ने उससे कहा कि अरे हम तो तुम्हें इतना बोल रहे थे फिर भी तुम बाहर आ गए, ये कैसे हुआ। तो जब जो चौथा मेंढक था जैसे ही वो बाहर आया उसने कहा, ओ बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जो प्रेरणादायी शब्द से थे वो बहुत अच्छे थे जिनके कारण मैं प्रेरित हुआ और बाहर आ गया। तो सभी को लगा कि हम तो बहुत नकारात्मक शब्द कह रहे थे, इसको ये कैसे लगा। तो अंत में उन्हें पता चला कि ये मेंढक बहरा है, यानी स्वयं उसके अंदर इतनी सकारात्मकता थी कि उसने स्वयं प्रेरित होके अपने आप को बचा लिया और बाहर आ गया। तो इस तरह की छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से भी हम बच्चों में सकारात्मकता का एक परिवेश जनित कर सकते हैं, क्योंकि यही बातें जो होती हैं बच्चे के मस्तिष्क में कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं और उसको एक दिशा प्रदान करती हैं। तो इसी के पश्चात जब हम और अन्य जो भी हमारे कक्षा में पर्यावरण होता है उसकी बात करते हैं तो भावनात्मक लगाव भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। यानी कि किस प्रकार से हम बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। जो भावात्मक लगाव बच्चों के मध्य एक स्थापित करता है शिक्षक, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर वार्तालाप करना, संप्रेषण करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो बच्चे के अधिगम को ये प्रभावित करता है। क्योंकि बच्चों को, अगर बच्चा कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसकी पीठ पे जाके थपथपा कर कहना शाबाश, तो ये बच्चे को एक भावना से जोड़ता है कि शिक्षक मेरे प्रति कुछ सोचता है, उसको अच्छा लगता है बच्चे को, और वो अधिगम के लिए प्रेरित होता है। फिर वो और भी नए चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखने के लिए प्रेरित होता है। इसी प्रकार से जो बच्चा है यानी अधिगम करता है उसका विश्वास, शिक्षक को बच्चे में एक विश्वास पैदा करना चाहिए कि जो भी बच्चा कहता है उसकी बातों पर विश्वास करना, और अगर कहीं वो बातें गलत हैं तो उसको तर्क के साथ बताना कि ये क्यों गलत है। तो ये भी बहुत अनिवार्य है। यानी हम जब पर्यावरण से चीज़ों को जोड़ते हैं कक्षा में, कि हम मान लीजिए किसी प्रकृति के विषय में बच्चों को बताना चाहते हैं, तो बच्चे के अंदर जो पहले से ही विश्वास बनी हुई हैं चीज़ें जो है उसको एकदम से नहीं कह देना चाहिए कि नहीं ये गलत है। तो बच्चों में एक विश्वास पैदा करना चाहिए सीखने के प्रति। इसी प्रकार से
बच्चों की जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वो भी बच्चे के अधिगम को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है कि बच्चा अगर अच्छा उसकी उपलब्धि है तो शिक्षक का ये कर्तव्य है कि उसको वो प्रोत्साहित करे, उसकी प्रशंसा करे। ये भी बच्चे को एक बहुत ही अच्छा कक्षीय परिवेश प्रदान करता है जिससे कि बच्चा सीखता है और अच्छे से अधिगम करता है। धन्यवाद। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर